हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे लाडलो, कक्षा अच्छे हैं। सामाजिक विज्ञान की सीरीज में आज हम बात करेंगे अध्याय नंबर 8, विविधता में एकता या एक में अनेक के अभ्यास प्रश्नों की। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी नई बुक 2025-26 के अनुसार हमने आपके अध्याय 1 से लेकर 7 तक सभी के अभ्यास प्रश्न बहुत अच्छे से सॉल्व करवा दिए। साथ ही साथ आपके विज्ञान विषय की क्लासेस भी चल रही है, गणित विषय की क्लासेस भी चल रही है। तो वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। लाडलो, सबसे पहले हम आपके पाठ के भीतर अलग अलग पेज नंबर पर जो प्रश्न दिए गए हैं, सबसे पहले हम उनके उत्तर जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेज संख्या आपके 125 पर दिए गए अभ्यास प्रश्नों की, है ना? तो देखो पेज नंबर 25 पर लाडलो, पहला प्रश्न है कि भारतीय परिदृश्य में विविधता में एकता का अर्थ क्या है। प्रश्न क्या कह रहा है कि जब हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो विविधता में एकता का मतलब क्या है। यहाँ पर आपको एक चित्र दिख रहा होगा लाडलो। चित्र के अंदर क्या दिख रहा है? अलग अलग जाति धर्म को मानने वाले लोग दिखाई दे रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे ही धर्म को मानने वाले व्यक्ति इस चित्र के अंदर दिख रहे हैं। यहाँ पर रंगोली भी बन रहे हैं, दिए भी जल रहे हैं, ईद मुबारक भी लिखा हुआ है, क्रिसमस का पेड़ भी बना हुआ है। यानी कि अलग अलग जाति धर्म को मानने वाले लोग यहाँ पर चित्र में दिख रहे हैं। तो प्यारे लाडलो, विविधता में एकता का मतलब यही है कि भारत में भले ही अलग अलग संस्कृतियां, भाषाएं, धर्म और परंपराएं मौजूद है। हमारा भारत देश जो एक बहुत बड़ा देश है लाडलो, इसमें अलग अलग तरह की संस्कृतियां, अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग, अलग अलग प्रकार के रीति रिवाज और परंपराओं को मानने वाले लोग रहा करते हैं। लेकिन ये सभी अंतर एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं? एक मजबूत राष्ट्र बनाते हैं। उदाहरण के लिए भारत में लोग दिवाली, ईद और क्रिसमस जैसे कई त्योहार मनाते हैं, लेकिन वे सब शांति पूर्वक एक साथ रहते भी हैं। इससे ये पता चलता है कि हमारे मतभेदों के बावजूद हम सब प्यार, सम्मान और सद्भाव को क्या कर सकते हैं? साझा कर सकते हैं। और यही हमारे भारत देश की एक विशिष्ट पहचान है। इसी वजह से भारत देश को विविधता में एकता वाला देश कहा जाता है। यहाँ पर अलग अलग जाति, धर्म, त्योहार, रीति रिवाज, भाषाओं वाले लोग रहते हैं, लेकिन वो सब फिर भी क्या रहते हैं? आपके एक दूसरे के साथ प्यार, सम्मान, सद्भाव से मिलजुल के रहा करते हैं। ठीक है लाडलो, आगे बढ़े हम। दूसरा प्रश्न, भारत की विविधता के कौन से पक्ष सर्वाधिक उल्लेखनीय है? यानी भारत के अंदर जो विविधता मौजूद है उसके संबंध में ऐसे कौन से पक्ष हैं जहां पर आपको विविधता सबसे ज्यादा दिखाई देती है ना? तो देखो यहाँ पर चित्र, यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के कपड़े, अलग अलग तरह के व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। और पीछे देखो आपको मंदिर भी दिख रहा है, इधर मस्जिद भी दिख रही है ना? इधर गिरजाघर भी दिख रहा है। तो अलग अलग धर्म, संप्रदाय, भाषा, रीति रिवाज आदि को मानने वाले लोग यहाँ पर बैठे हैं। तरह तरह का खान पान, व्यंजन भी हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इस चित्र को देख के हमें क्या समझ में आ रहा है लाडलो? इस चित्रों को देख के ये समझ में आ रहा है कि भारत की अगर मैं विविधता की बात करूं तो जो पक्ष सबसे ज्यादा उल्लेखनीय है वो है भाषा की विविधता। यानी भारत के अंदर अलग अलग भाषा को बोलने वाले क्या रहते हैं? तरह तरह के भांति भांति के लोग रहते हैं। जब आप उत्तर से दक्षिण की ओर और पूर्व से पश्चिम की ओर चलोगे तो जैसे जैसे हम स्थान बदलते जाते हैं, हमें भाषा के अंदर विविधता देखने को मिलती है। फिर धर्म की विविधता, भारत में तरह तरह के अलग अलग धर्म, हिंदू, जैन, सिख, ईसाई, मुस्लिम, इस तरह अलग अलग धर्म को मानने वाले सभी प्रकार के लोग रहा करते हैं। फिर क्षेत्र की विविधता, एरिया के अनुसार भी विविधता दिखाई देती है। कहीं पर मरुस्थल है, कहीं पर पर्वत है, तो कहीं पर विशाल मैदान और कहीं पर पानी ही पानी है।
फिर वेशभूषा की विविधता। भारत में जब हम वेशभूषा की बात करते हैं तो एरिया के अनुसार अलग अलग तरह की वेशभूषा और पोशाक भी लोग पहना करते हैं। फिर खान पान की विविधता। भारत के अलग अलग राज्यों में सॉरी भारत के अलग अलग राज्यों और अलग अलग क्षेत्रों के अंदर हमें खान पान के अंदर भी विविधता देखने को मिलती है। जैसे राजस्थान में दाल बाटी चूरमा, गुजरात में खमन और ढोकला, ऐसे महाराष्ट्र में अलग, दिल्ली में अलग, सब जगह अलग अलग तरह की वैरायटी हमें खान पान के अंदर भी देखने को मिलती है। और रीति रिवाज और परंपराओं की विविधता। ये भारत के अंदर अलग अलग समुदाय, अलग अलग धर्म जाति के अंदर तरह तरह के रीति रिवाज, सांस्कृतिक परंपराएं, सारी चीजों में हमें विविधता देखने को मिलती है। तो इस तरह भारत के अंदर इस तरह भाषा की विविधता हो, चाहे धर्म, चाहे क्षेत्र, चाहे वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज, इन सभी में हमें हजारों अलग अलग तरह की विविधताएं देखने को मिलती है। और इसी वजह से हमारे प्यारे भारत देश को विविधताओं में एकता वाला देश भी कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, हम विविधता में निहित एकता का कैसे पता लगाते हैं? यानी हम ये कैसे जान सकते हैं कि भारत में इतनी सारी विविधताएं होने के बावजूद भी क्या मौजूद है? एकता मौजूद है ना? हम ये कैसे जान सकते हैं कि भारत में इतनी अधिक विविधता होने के बावजूद भी एकता क्या है? एकता मौजूद है या एकता पाई जाती है। देखो यहाँ पर लाडलो एक चित्र दिख रहा होगा जिसमें आपके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी तरह के लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना? अब ये सभी विविधता में एकता का एहसास करवा रहे हैं कैसे? ये हमें जानना है। देखो लाडलो, जिस तरीके से हम एकता बनाते हैं वो तरीके क्या है कि भारत का प्रत्येक नागरिक संविधान में दिए गए अधिकारों और कर्तव्यों को क्या करेगा? पालन करेगा। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वह कौन से धर्म, जाति या समुदाय से बिलोंग करता है। वो भारत के संविधान में दिए गए नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों का पालन जरूर करेगा। ये बात हमें ये एहसास दिलाती है कि भले ही आप भाषा, खान पान, पहनावा, धर्म, रीति रिवाज के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आप सबके लिए भारत का जो संविधान है वो एक समान है। आप सभी के लिए अधिकार और कर्तव्य एक समान है। कोई भी कानून के ऊपर नहीं है, सभी गतिविधियां कानून के अनुरूप है। यानी भारत में जितनी भी प्रकार के कानून निर्मित होते हैं उन कानून की नजर में आप सभी एक समान हैं। वहां पर आप चाहे किसी भी धर्म हो, किसी भी भाषा से हो, किसी भी समुदाय से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कानून से ऊपर आप नहीं है, सबके लिए कानून समान है। जाति, रंग, लिंग या जन्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय ज्ञान और राष्ट्रीय चिन्हों का क्या होगा? सम्मान होगा। यह सभी के लिए एक समान कानून है। धर्म, खान पान, रीति रिवाजों, त्योहारों के मनाने, वेशभूषा और भाषा के आधार पर कभी भी भेदभाव न करना, है ना? एकता में स्वतंत्र मीडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यानी ये कुछ तरीके हैं जिनकी मदद से हम कह सकते हैं कि भारत में विविधता के अंदर एकता मौजूद है ना? तो ये था आपका प्रश्न संख्या 3। आगे बढ़ते हैं लाडलो। प्रश्न संख्या 128 पर दिए गए प्रश्न। पहला प्रश्न है, कक्षा की एक गतिविधि के रूप में अपने घर में उपयोग की जाने वाली भोजन सामग्रियों जैसे अनाज, मसालों आदि की क्या बनानी है? आपको एक सूची बनानी है ना? कि आपके घर के अंदर जो भोजन सामग्री है उसको बनाने में किस प्रकार के अनाज, मसालों आदि का उपयोग किया जाता है। जैसा कि चित्र दिख रहा है जिसमें आपको तरह तरह की दालें, तरह तरह के मसाले, है ना, मिर्च, फिर इलायची पत्ता, और ये आपकी तरह तरह की वैरायटी दिख रही है जिनका उपयोग हम हमारे घर के अंदर सामग्री यानी जो भोजन सामग्री है उसको बनाने में किया करते हैं। तो लाडलो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें अनाज की तो हमारे भारत देश में मुख्य रूप से गेहूं, चावल, जौ, रागी, ज्वार और बाजरा का उपयोग अनाज के रूप में किया जाता है। बात करें लाडलो दालों की, दालों में अरहर की दाल, चने की दाल, मूंग की दाल, मोठ और उड़द की दाल।
बात करें मसालों की, नमक, मिर्च, हल्दी, जीरा, अजवाइन, मेथी, हींग, अदरक, इलायची, लौंग, डोडा, जायफल, जावित्री, ये सारे क्या है? ये सारे लाडलो मसालों के नाम हैं। तो हमारे घर के अंदर जो हम भोजन बनाते हैं उसमें हम तरह तरह के अनाज, दाल और मसालों का उपयोग किया करते हैं। दूसरा प्रश्न है, किसी भी एक हरी सब्जी को लीजिए और विचार कीजिए कि उससे आप कितने प्रकार के व्यंजन बना सकते हैं। यानी आपको कोई एक हरी सब्जी लेनी है और फिर बताना है कि उस एक हरी सब्जी की मदद से लाडलो आप कितने प्रकार के व्यंजन बना सकते हैं, ये बताना है। तो यहाँ पर देखो, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लाडलो पालक की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पालक की। पालक की मदद से हम कौन कौन से व्यंजन बना सकते हैं। तो हम पालक हरी सब्जी को ले रहे हैं, तो पालक की मदद से हम दाल पालक, पालक पनीर, पालक पराठे, पालक पकौड़े और पालक भुजी, ये सारी चीजें हम पालक जो एक हरी सब्जी है उसकी मदद से बना सकते हैं। आगे बात करें प्रश्न संख्या 129। प्रश्न संख्या 1 है लाडलो, साड़ी का उदाहरण एकता और विविधता को कैसे प्रतिबिंबित करता है, व्याख्या कीजिए। यानी साड़ी का जो उदाहरण है वो किस प्रकार से एकता और विविधता को दर्शाता है। इस संबंध में आपको साड़ी के उदाहरण के जरिए इस कथन को स्पष्ट करना है ना। और जवाब आपको 100 से 150 शब्दों के अंदर देना है। तो देखो लाडलो, इसका उत्तर, साड़ी भारत के अधिकांश भागों में पहने जाने वाला विभिन्न प्रकार के सूत या धागे से बना एक लंबा परिधान यानी वस्त्र अथवा कपड़ा है। और साड़ी है वो निम्न प्रकार से विविधता को प्रतिबिंबित करती है। कैसे? देखो, साड़ी अलग अलग प्रकार के रेशों से बनती है, जैसे सूत, रेशम, कृत्रिम रेशे आदि की मदद से साड़ी का निर्माण किया जाता है। फिर साड़ियों के अनेक प्रसिद्ध प्रकार है, जैसे रेशमी साड़ी, बनारसी, कांजीवरम, पैठनी, पाटन, पटोला, मूंगा, मैसूर, ये सब साड़ी की अलग अलग वैरायटी है। इसी तरह सूती साड़ियों के भी अनेक क्या होते हैं? प्रकार होते हैं। साड़ियों को बुनाई एवं डिजाइन की विभिन्न विधियों से तैयार किया जाता है और इसके रंगों में भी अलग अलग तरह की विविधता पाई जाती है। साड़ी को पहनने के भी अनेक तरीके हैं। ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र और समुदाय से दूसरे समुदाय में भिन्न होते हैं। इस सब विविधताओं के बीच साड़ी को भारत के लगभग सभी क्षेत्रों के अंदर पहना भी जाता है। इस प्रकार साड़ी जहां एकता को प्रतिबिंबित करती है, वही उसके विभिन्न प्रकार तथा विभिन्न क्षेत्रों तथा समुदाय के लोगों के द्वारा उसको अलग अलग तरीके से पहनना उसकी विविधता को भी क्या करता है? दर्शाता है। तो इस तरह साड़ी विविधता में एकता को क्या करती है? प्रदर्शित करती है। ठीक है, ये अलग अलग तरीकों से बनती भी है, इसके अलग अलग प्रकार भी हैं, इसकी अलग अलग रंग, बुनाई और डिजाइन के तरीके भी हैं और इसको पहनने के अलग अलग तरीके भी हैं। इन सभी उदाहरणों से यही पता चलता है लाडलो कि जो साड़ी है वो एकता में विविधता को प्रदर्शित करती है अथवा प्रतिबिंबित करती है। दूसरा प्रश्न है लाडलो आपका, वो है, क्या आप साड़ी के अन्य उपयोगों से परिचित है अथवा क्या आप उसके अन्य उपयोगों की कल्पना कर सकते हैं? यानी साड़ी के अन्य उपयोग क्या क्या है? तो पहनने के काम आती है, इसके अलावा साड़ी के दूसरे क्या प्रयोग है वो आपको लाडलो यहाँ पर बताना है। तो देखो, चित्र दिख रहा है, साड़ी का उपयोग सफाई करने के लिए किया जा सकता है, टेबल कवर के रूप में किया जा सकता है, पर्दे बनाने के लिए या कपड़े से संबंधित कोई सजावटी सामान बनाने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। देखो, एक पुरानी साड़ी को सफाई के कपड़े के रूप में, टेबल कवर के रूप में, डिजाइनर सिल्क के रूप में, पर्दे बनाने में, गठरी या रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। परिधान की एक और रस्सी को सिलने आदि के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ये साड़ी के क्या है? ये साड़ी के आपके अलग अलग उपयोग है जो पहनने के अलावा हो सकते हैं।
आगे बढ़े लाडलो, प्रश्न संख्या 3। जिस प्रकार आपने साड़ी के विभिन्न रूपों और उपयोगों को देखा, उसी प्रकार एक अन्य परिधान धोती के कपड़े, फैब्रिक तथा उपयोगों को ध्यान में रखते हुए उसके विभिन्न रूपों की एक सूची तैयार कीजिए और इस गतिविधि से आपको क्या समझ में आया है। जिस तरह देखो अभी हमने देखा साड़ी के अलग अलग रूप और साड़ी के अलग अलग उपयोग, उसी तरह आपको धोती का जो कपड़ा है उसके बारे में जानकारी हासिल करनी है और उसका क्या क्या उपयोग हो सकता है वो बताना है। तो देखो धोती के लिए लाडलो सूती और रेशमी कपड़ों का प्रयोग किया जाता है। धोती का उपयोग धार्मिक समारोह और त्योहारों के दौरान किया जा सकता है। इसके अलावा धोती का उपयोग सफाई के कपड़े के रूप में, कुर्सी के कवर, डिजाइनर कोई कला बनानी है, पर्दे बनाने हैं, गठरी, रस्सी या किसी दूसरे प्रकार की पोशाक की सिलाई करनी है तो उस रूप में आपके धोती के कपड़े का यूज हो सकता है। लाडलो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 133। पहला प्रश्न है आपका सबसे प्रिय त्योहार कौन सा है और यह आपके क्षेत्र में किस प्रकार मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि यह भारत के किसी अन्य भाग में भी वस्तुतः किसी अन्य नाम से मनाया जाता है। आपको क्या करना है, आपके प्रिय त्योहार का नाम बताना है और यह आपके एरिया में किस प्रकार मनाया जाता है और भारत के किसी दूसरे राज्य में या किसी दूसरे क्षेत्र में इसे किस अन्य नाम से पुकारा जाता है। तो देखो लाडलो, हमारा जो सबसे प्रिय त्योहार है मेरा वो है दीपावली। आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। हमारे क्षेत्र में बड़े ही उल्लास यानी खुशी के साथ इसे मनाया जाता है। इस त्योहार के दिन नए नए हम परिधान यानी कपड़े पहनते हैं। इस दिन प्रत्येक घर के अंदर लाडलो मिठाइयां तैयार होती है, मिठाइयां मंगवाई भी जाती हैं और घर के सभी सदस्य और संबंधित अन्य व्यक्तियों को प्रदान की जाती है। लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। इस त्योहार के लगभग 15 दिन पहले से ही पूरे घर की साफ सफाई, रंगाई, पुताई आदि सब किया जाता है। इस दिन रात्रि में प्रत्येक घर में रोशनी के लिए दीपमालाएं लगाई जाती है। बच्चे पटाखे चलाते हैं और लक्ष्मी जी की पूजा आरती भी की जाती है। वही बात करें दीपावली का त्योहार भारत के सभी भागों में इसी दीपावली के नाम से ही मनाया जाता है। सब जगह इसे इसी नाम से पुकारा जाता है, वो है आपका दीपावली का त्योहार। आगे बढ़े लाडलो, प्रश्न संख्या 2 है अक्टूबर नवंबर माह में भारत में कई प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं। उनमें से कुछ प्रमुख त्योहारों एवं देश के विभिन्न भागों में उन्हें जिन नामों से पुकारा जाता है उनकी सूची भी आपको लाडलो बनानी है। तो देखो अक्टूबर नवंबर माह के अंदर भारत में तरह तरह के त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे दुर्गाष्टमी, दशहरा, शरद पूर्णिमा, करवा चौथ, दीपावली, भाई दूज और छठ पूजा। ये सारे त्योहार भारत के अंदर अक्टूबर नवंबर माह के अंदर लाडलो मनाए जाते हैं। आगे बात करें प्रश्न संख्या 134 की। पहला प्रश्न है रसगुल्लो, पाठ्य पुस्तक में दिए गए चित्र 8.6 में दर्शाए गए प्रसंग की पहचान कीजिए और उससे संबंधित घटनाओं पर कक्षा में चर्चा कीजिए। यह आपके सामने एक चित्र दिया हुआ है, लिखा हुआ है रामायण के प्रमुख प्रसंगों को प्रदर्शित करता हुआ एक चित्र है ना। यह रामायण के किसी एक अंश का चित्र है। अब ये चित्र किससे रिलेटेड है इसके बारे में लाडलो आपको जानकारी देनी है। तो देखो ये चित्र रामायण के पंचवटी से रावण के द्वारा सीता का हरण कर ले जाने का प्रसंग है, जहां पर रावण सीता का हरण करके ले जा रहा है। रावण अपना वेश बदल कर सीता को भिक्षा देने के लिए कहता है और वह लक्ष्मण द्वारा खींची गई रेखा के अंदर नहीं आ सकता था, इसलिए उसने कहा कि वह बंधी हुई भिक्षा नहीं ले सकता। अतः अंततः सीता को उस रेखा से बाहर आकर भिक्षा देने के लिए आना पड़ा और सीता के उस रेखा से बाहर आते ही रावण उसे बलात्हरण कर पुष्कर कौन सा विमान, पुष्पक विमान तक ले गया और वह सीता को पुष्पक विमान में बैठाकर लंका के लिए ले जा रहा है। रास्ते में जटायु को उसे रोकते हुए भी दिखाया गया है। तो ये सारा चित्र है
आपके इस चित्र के अंदर इस घटना को अथवा इस प्रसंग को उकेरा गया है। ठीक है, यहाँ पर रावण के द्वारा सीता के हरण का जो चित्र है ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। आगे बात करें लाडलो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। पहला प्रश्न है, पाठ के आरंभ में दिए गए दो उद्धरणों पर कक्षा में चर्चा कीजिए। देखो, पाठ के प्रारंभ में दो उद्धरण अथवा प्रसंग दिए हुए हैं। एक रविंद्रनाथ टैगोर का कथन है और दूसरा है श्री अरविंद का। देखो, टैगोर साहब क्या कहते हैं कि हे ईश्वर, मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करे कि मैं अनेकता में एकता के स्पर्श का आनंद कभी न गवा सकूं। श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, विविधता में एकता का सिद्धांत सदैव से भारत के लिए स्वाभाविक रहा है और यह उसकी प्रकृति एवं अस्तित्व के लिए भी आवश्यक है। एक में अनेक का यह भाव भारत को उसके स्वभाव व सब धर्म की सुनिश्चित नींव पर स्थापित करेगा। अब ये दोनों उद्धरण क्या बताना चाह रहे हैं, इसमें किसकी बात की गई है वो हमें बताना है। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की। तो टैगोर साहब का जो ये उद्धरण दिया गया है ये एक प्रार्थना के रूप में है। इसके रूप में लाडलो, प्रार्थना के रूप में, जो भारत की अनेकता में एकता की भावना को बनाए रखने की गहरी इच्छा को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। वह ईश्वर से ये वरदान मांगते हैं कि वे इस एकता के अनुभव को कभी भी न खोए। टैगोर के लिए यह एकता केवल एक राजनीतिक या सामाजिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक और भावनात्मक आनंद का क्या है, स्रोत है। और यह उद्धरण ये बताता है कि भारत की विविध संस्कृतियां, भाषाएं और धर्म एक साथ मिलकर एक सुंदर और सामंजस्यपूर्ण जीवन शैली का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और इस सामंजस्य का अनुभव ही क्या है, सच्चा विविधता में एकता का आनंद है। अब बात करें दूसरे उद्धरण की, वो है आपका श्री अरविंद का। वो क्या है, तो श्री अरविंद इस उद्धरण में विविधता में एकता को भारत की मूलभूत प्रकृति और अस्तित्व की क्या बताते हैं, आवश्यकता बताते हैं। वह इसे केवल एक आदर्श के रूप में नहीं, बल्कि भारत के स्वभाव और सब धर्म का एक स्वाभाविक क्या मानते हैं, हिस्सा मानते हैं। उनके अनुसार ये जो विचार है वो भारत को उसकी जड़ों से जोड़ेगा और उसकी पहचान की मजबूत नींव पर स्थापित करेगा। यानी अरविंद का मानना था कि भारत की आत्मा इसी एक में अनेक की भावना में निहित है और इसी पर टिके रहकर वह अपनी सच्ची पहचान को बनाए रख सकता। तो ये दोनों उद्धरण कुल मिला के भारत में विविधता में एकता पर क्या कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं। बात करें प्रश्न संख्या 2 की, राष्ट्रगान को पढ़िए। हमारे भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन, उसको पढ़ना है। इसमें आप विविधता एवं एकता को कहां कहां देखते हैं, इस पर 2 अथवा 3 अनुच्छेद लिखने हैं। तो लाडलो, राष्ट्रगान के अंदर पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग आदि के अंदर हम इस विविधता को देखते हैं। इसमें भारत की क्षेत्रीय विविधता को व्यक्त किया गया। इन विविध क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की वेशभूषा, खान पान, भाषा, रहन सहन, त्योहार और परंपराएं भिन्न भिन्न है। सिंध, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्छल जलती तरंगा, इन शब्दों में हम भारत की एकता को देखते हैं। भारत में विविध क्षेत्रों की विविधताओं के होते हुए भी यह समस्त भूमि सिंधु, यमुना, गंगा की क्या है, भूमि है। जिसके एक और विशाल हिमालय है तो 3 और विशाल समुद्र है। इस प्रकार हिमालय और समुद्र इस भूमि की सीमाएं बनाता है। इस समूची भूमि को ही हम भारत कहते हैं। इसके अंदर रहने वाले समस्त क्षेत्रों के निवासी हम भारतीय हैं। भारत के सब लोग इसकी शांति और समृद्धि की क्या करते हैं, हम सब मिलकर कामना करते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको चित्र भी दिख रहा है जो भारत में विविधता में एकता को दर्शा रहा है। आगे बात करें तीसरा प्रश्न, पंचतंत्र की कुछ कहानियां सुनिए और चर्चा कीजिए उनके संदेश किस प्रकार आज भी प्रासंगिक है। क्या आप अपने चित्र से संबंधित कोई अन्य कहानियां भी जानते हैं? देखो, जब बंदर मगरमच्छ की असली योजना का पता लगाता है तब वह उसे पेड़ पर वापस जाने के लिए कहता है।
और कहता है कि वह अपना दिल घर पर ही छोड़ आया है। इस कथन के अंदर बंदर का उद्देश्य मगरमच्छ को यह समझाना है कि वह बहुत मूर्ख है और उसने अपनी पत्नी के स्पष्ट धोखे पर विश्वास किया है और इसके परिणाम स्वरूप अपने दोस्त को मारने के लिए वो तैयार हो गया। बंदर मगरमच्छ को यह बताना चाहता था कि अगर मगरमच्छ अपनी चोच में अपनी सोच के अंदर बदलाव करता और उसकी बातों पर ध्यान देता तो वह खुद को एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा सकता। यानी ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी हमें अपने दोस्त की बातों पर विश्वास करना चाहिए बजाय किसी के बहकावे में आने के, है ना। कुल मिला के ये जो पंचतंत्र की कहानी है ये विश्वास पर आधारित है कि हमेशा हमें अपने सच्चे दोस्त पर विश्वास करना चाहिए, न कि किसी दूसरे के बहकावे में आकर उस पर हमें विश्वास करना। आप अपनी मर्जी के अनुसार पंचतंत्र की पुस्तक आप अपनी लाइब्रेरी से प्राप्त कर सकते हैं और उसमें से अगर आपको कोई कहानी दूसरी मजेदार लग रही है तो वहां पर आप वो लिख सकते हैं। चौथा है, अपने क्षेत्र से कुछ लोक कथाएं एकत्रित कीजिए और उनके संदेशों पर चर्चा कीजिए। अपने एरिया से क्या करना है, आपको कुछ लोक कथाओं को एकत्रित करना है और उनका क्या संदेश प्राप्त होता है उस पर चर्चा करनी है। जैसे यहाँ पर देखो अलग अलग है, जैसे बिरसा मुंडा का चित्र है, बिग होंग का चित्र है, यहाँ पर लायन एंड मीज शेर और चूहे का चित्र है, फिर योगर्ट माउस इसका चित्र है, यहाँ पर बकरी का चित्र है, यहाँ पर आपके कौवा खरगोश, कौवा हिरण और कछुए का चित्र है। तो ये अलग अलग कहानी के चित्र दिए हुए हैं। तो देखो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा, सॉरी चौथा प्रश्न, लोक कथाएं समाज को नैतिकता और जीवन के मूल्यों का क्या करती है, पाठ पढ़ाती। जैसे पंचतंत्र की कौवा कछुआ और हिरण मित्रता और सामूहिक कोशिश का महत्व सिखाती है। सिंह और चूहा हर किसी के महत्व और दया के प्रतिफल की ओर इशारा करती है। राजस्थान की सत्यानाशी बकरी लालच के दुष्परिणाम को बता रही है। झारखंड की बिरसा मुंडा की वीरता अन्याय के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा देती है। बंगाल की दही बेचने वाली लड़की यथार्थवादी सोच और मेहनत का महत्व समझाती है। यानी ये जो अलग अलग कहानियां हैं ये सांस्कृतिक धरोहर और नैतिक शिक्षा का क्या है, अनमोल स्रोत है। कुल मिला के ये कहानियां हमारे जीवन से संबंधित अलग अलग उद्देश्य अथवा नैतिक मूल्यों का हमें ज्ञान करवा रही है। बात करें प्रश्न संख्या 5 की, क्या आपने किसी प्राचीन कहानी को कला के माध्यम से दर्शाते या चित्रित होते हुए देखा है? यह एक मूर्ति कला, चित्रकला, नृत्य प्रस्तुति या कोई चलचित्र भी हो सकता। अपने सहपाठियों के साथ कक्षा में चर्चा कीजिए। तो देखो मैंने एक प्राचीन कहानी जिसे मैंने कला में चित्रित होते देखा है वो है रामायण। मैंने रामायण के दृश्यों को दिखाने वाली सुंदर चित्रण जो कलाकृतियां है और जो मूर्तियां हैं वो मैंने अलग अलग जगह पर देखी है। जैसे कि राम का रावण से युद्ध, सीता का अपहरण, ये सारी कलाकृतियां हमें कहानियों की कल्पना करने और पात्रों की भावनाओं को समझने में क्या करती है, मदद करती है। इसी तरह आप अपनी इच्छा अनुसार किसी और कहानी, चित्र, मूर्ति आदि के बारे में आप जानकारी दे सकते हैं। मुझे यहाँ पर रामायण के बारे में अच्छा लगा इसलिए मैंने रामायण के बारे में आपको बता दिया। आगे बढ़े लाडलो, प्रश्न संख्या 6 की तरफ। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्वतंत्रता से पहले भारत के कई भागों की यात्रा के उपरांत कही गई निम्न पंक्तियों पर कक्षा में चर्चा कीजिए। भारत आजाद होने से पहले नेहरू ने भारत के कई अलग अलग भागों की यात्रा की थी और उस संबंध में कुछ बातें इन्होंने कही थी। इन बातों अथवा पंक्तियों को आपको पढ़ना है और फिर अपने दोस्तों के साथ इसकी चर्चा करनी है। नेहरू क्या कह रहे हैं, हर जगह मुझे एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली जिसने उनके जीवन पर प्रभावशाली असर डाला। भारत के महाकाव्य, रामायण, महाभारत और अन्य प्राचीन पुस्तकें लोकप्रिय अनुवादों और व्याख्याओं में जनता के बीच व्यापक रूप से जानी जाती थी। उनमें उपस्थित प्रत्येक लोकप्रिय घटना, कहानी और नैतिकता की बातें जनमानस के अंतर्मन पर अंकित थी जो कि उसे सार्थक और समृद्ध बनाती थी। निरक्षर ग्रामीणों को भी सैकड़ों श्लोक कंठस्थ थे और उनकी आपसी बातचीत में इन महाकाव्यों तथा कुछ
पुरानी कालजयी कहानियों के संदर्भों की प्रचुरता होती थी जो नैतिकता को प्रतिस्थापित करती थी। इन पंक्तियों का मतलब क्या है वो हमें समझना है। देखो, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत की सांस्कृतिक एकता को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि भारत के महाकाव्य रामायण, महाभारत और अन्य प्राचीन पुस्तकों की व्याख्याएं जनता के बीच व्यापक रूप से जानी जाती है, मानी जाती है। उनमें उपस्थित प्रत्येक लोकप्रिय घटना, कहानी और नैतिकता की बातें समूची भारतीय जनमानस के मन में अंकित है, जो भारत की एकता को समृद्ध और कैसा बनाती है, सार्थक बनाती। ठीक है लाडलो, तो इस तरह आज की इस क्लास के अंदर हमने आपके अध्याय 8 के अभ्यास के और पाठ के भीतर दिए गए समस्त प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं, है ना। आज की क्लास में हमने आपके अध्याय 8 के पाठ के भीतर दिए गए प्रश्न और अभ्यास के समस्त प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।